सिंपल जो फॉर्मूला है मोलैरिटी का, दिस इज mass over molar mass into 1 over वॉल्यूम ऑफ जो भी सैंपल जिसकी आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है इन DMQ। सो प्योर वाटर में आप कितना मैस रखेंगे, कितना मोलर मैस रखेंगे, कितना वॉल्यूम रखेंगे कि आपके पास आंसर 55.5 मोलर आए, और ये वैल्यूज इतनी ही क्यों रखी जाती है, ठीक है। ये सिर्फ आपने देख के आना है कि प्योर वाटर के केस में आंसर 55.5 मोलर क्यों आता है, कितना मैस लिया जाता है, मोलर मैस क्या है, और वॉल्यूम कितना कंसीडर किया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है। एक शेयर यहाँ पे वहां की जगह बच्चों आपको आगे एक स्टूडेंट दोबारा आप लोग जो लास्ट लेक्चर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इफ्तार तो भी यहाँ पे मजहर आते हैं, मुफरान, ठीक है, उस्माविया और हुज़ैफा। अगर भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी के केस में आप लोगों को ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है तो अटेंडेंस के लिए पहले आप लोग इन्फॉर्म करोगे, अदरवाइज ऑन कैंपस ही आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करेंगे। 5.55 multiply 10 is from -5 एक बार देख के आना कैसे आना सही भी आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन देखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट आपने जो मैथ्स कैलकुलेट करना है ना, वो मैथ्स आपने डेंसिटी से निकालना है, इतना हिंसा दे देते हैं। प्योर वाटर की एक फिक्स डेंसिटी होती है और डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम ना, तो यहाँ से हम मैस कैलकुलेट करते हैं। एक फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए कितना मैस होगा वो हम डेंसिटी के एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम इसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आयोनाइजेशन ऑफ प्योर वाटर तक का जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर किया था, और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इसको मैं एक दफा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि उसके बाद हम पीएच और पीओएच की तरफ बढ़ें। इन केस ऑफ प्योर वाटर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि वाटर की आयोनाइजेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, यानी वाटर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में स्प्लिट हो सकता है एंड दीज आयंस कैन रीएसोसिएट और ये वापस वाटर का इंटैक्ट स्ट्रक्चर बना सकते। सो दिस रिएक्शन ये क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर। फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन दोनों प्रोसेसेस जो है वो सेल के अंदर हो सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दी केमिकल नेचर, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल इन नेचर होता है, हम ये कहते हैं कि वो एक खास पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है जिसमें उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसोसिएशन इक्वल हो जाता है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है। सो इट मींस कि अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा, और वो सारे के सारे रिएक्शंस जो कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर सकते हैं उनका एक खास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं कि कितनी कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स और कितनी कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर आपका ये पर्टिकुलर रिएक्शन इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करेगा। यानी जब आपका रिएक्शन सपोज इसका इक्विलिब्रियम में है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स इक्वल हैं, तो उस टाइम इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की कितनी कंसंट्रेशन है और रिएक्टेंट्स की कितनी कंसंट्रेशन है। जब हम इनकी रेशियो देखते हैं तो इस रेशियो को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो एक कांस्टेंट उसमें आती है, इधर को मेंटेन कर।
ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर की अगर हम बात करते हैं, ये एक्सप्रेशन तो हमें पता चल गया कि कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट किया जाता है, व्हिच इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। सो हमने इसी फॉर्मूला को यहाँ पे भी अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे कि बिकॉज ये रिएक्शन प्योर वाटर का है, सो प्योर वाटर के केस में कुछ वैल्यूज हमें ऑलरेडी नोन है। जैसे हमें ये पता है कि इन केस ऑफ प्योर वाटर मोलैरिटी या कंसंट्रेशन हमेशा कितनी होती है 55.5 मोलर। सो बजाय वाटर की कंसंट्रेशन लिखने के या उसकी मोलैरिटी, मोलैरिटी इटसेल्फ एक कंसंट्रेशन है ना, हम ये कहते हैं कंसंट्रेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट किया जा सकता है, परसेंटेज की फॉर्म में, मोलैरिटी की फॉर्म में, मोलैलिटी की फॉर्म में। ठीक है, सो ये आपके पास एक कंसंट्रेशन का एक फैक्टर है और इसकी जगह हमने इसकी कंसंट्रेशन लिख ली है प्योर वाटर की, जो कि नॉर्मली एग्जिस्ट है। आयंस की कंसंट्रेशंस चूंकि अभी नॉन नहीं है, सो ये आप एज इट इज लिखोगे। और दूसरी तरफ आपके पास आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ कांस्टेंट कंडीशंस के ऊपर स्टडी करते हैं, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कुछ सेट ऑफ कांस्टेंट कंडीशंस के ऊपर चेक किया जाता है। यानी वो सारे के सारे फैक्टर्स जो कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को चेंज कर सकते हैं, उनको कांस्टेंट कर दिया जाता है। जैसे टेम्परेचर, हम कहते हैं ना टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इट मींस कि उसका इफेक्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पे नहीं होगा, वो फिक्स्ड रहेगा। सिमिलरली प्रेशर अगर कांस्टेंट कर लिया जाता है, कंसंट्रेशंस को कांस्टेंट कर लिया जाता है, तो हमेशा जब आप इस केमिकल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे स्टडी करोगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सो इट मींस कि ये क्या है, कांस्टेंट है। सो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और इसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये भी एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखी थी कि इट वाज अबाउट 1.8 into 10 raised to power minus 16, ये वैल्यू थी। एक बार चेक करें इसे, -16 यस। सो ये आपके पास जो है दूसरा कांस्टेंट है। सो इन दोनों कांस्टेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये देखा था कि इन केस ऑफ प्योर वाटर आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट आता है, दिस प्रोडक्ट इज 1 into 10 raised to power minus 14 मोलर स्केयर। ठीक है, यानी प्योर वाटर के केस में इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमेशा रिएक्टेंट्स जो आपके पास प्रोटॉन्स और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशंस है, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 1 into 10 raised to power minus 14 मोलर स्केयर। ये चूंकि कांस्टेंट है, ये एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। सो हम इन दोनों के प्रोडक्ट्स को एक और कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मैंने कहा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस कांस्टेंट है ना, चेंज नहीं होगी, तो इस एक्सप्रेशन के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज कर लिया और उस कांस्टेंट को क्या कहा, के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी ऐसा कांस्टेंट जो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बताता है। अब नीचे आके हम दोबारा देख रहे हैं कि एक और कांस्टेंट है, यानी जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाता है तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस हमेशा कितनी होगी, 1 into 10 raised to power minus 14 मोलर स्केयर। सो अब हम इन दोनों को भी रिप्लेस कर सकते हैं कांस्टेंट के साथ और इसको कहा जाता है KW। सो दिस कांस्टेंट इज KW, यानी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको क्या कहा जाता है, आयोनिक प्रोडक्ट, यानी वाटर के जो आयंस हैं जिनमें वो स्प्लिट होता है उसका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के इक्वल है, एंड दिस कांस्टेंट इज KW, एंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज 1 into 10 raised to power minus 14 मोलर स्केयर। ठीक है, इस आयोनिक प्रोडक्ट के अंदर आपके पास दोनों आयंस आते हैं, प्रोटॉन्स भी आते हैं और
OH नेगेटिव आयंस भी आते हैं बिकॉज वाटर के स्प्लिट होने से यही दो आयंस बनते हैं ना। तो इस आयनिक प्रोडक्ट में इन दोनों आयंस का प्रोडक्ट है, इनकी कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट है। यहां से हम एक और पॉइंट की तरफ आते हैं कि प्योर वाटर के केस में हमेशा इक्वल कंसंट्रेशन डेवलप होती है इन दोनों आयंस, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स प्योर वाटर के केस में किसके इक्वल है? कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। सो इट मींस कि अगर ये आपके पास आयनिक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में इक्वल शेयर है प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन का और इक्वल शेयर है किसका? OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन का, बिकॉज दोनों की कंसंट्रेशंस क्या है? इक्वल है, सेम है। तो सिंपली हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करके 2 के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? एक आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ प्योर वाटर। सो प्योर वाटर के केस में हम कंक्लूड करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स कितनी होंगी? 1 × 10⁻⁻7 मोलर, क्योंकि ये एक आयन की कंसंट्रेशन है, सो मैंने यहाँ पे मोलर लिखा है। जब दो आयन की कंसंट्रेशन थी तो हमने क्या किया? इनको मल्टीप्लाई किया था। सिमिलरली OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 × 10⁻⁷ मोलर। और अगर अब इसको हम यहाँ पे लिख के वेरीफाई करें तो 1 × 10⁻⁷ मोलर इंटू 1 × 10⁻⁷ मोलर, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है? 1 × 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर, which means कि these concentrations are equal to this constant। ये क्लियर हुआ सबको? So अब आपने कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यूज अपने माइंड में रखनी है। ये हटा दो यहाँ से। जी, ये मैं कैलकुलेशन इसलिए करा रही हूँ कि इन फॉर्मूलाज की बेस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ एक आधे क्वेश्चंस मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आप ग्रुप में बैठ के सॉल्व करें। ठीक है जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? सो अब हम मूव करते हैं और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यूज पहले मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग साथ साथ कंपेयर करते जाओ। प्योर वाटर के केस में यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि हमारे पास कंसंट्रेशन या मोलैरिटी प्योर वाटर की हमेशा आएगी 55.5 मोलर। के इक्विलिब्रियम कितना होता है? 1.8 × 10⁻⁻16 मोलर। Kw क्या है? प्रोटॉन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर। प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन प्योर वाटर में कितनी है? 1 × 10⁻⁷ मोलर। और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 × 10⁻⁷ मोलर। ठीक है, ये चीजें हमने अभी कंक्लूड की। अब नॉर्मली जब हम कैलकुलेशंस में इन कंसंट्रेशंस की बात करते हैं कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है, प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन क्या है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है, तो इससे पहले एक और पॉइंट बता देती हूँ। एक चीज बच्चों याद रखिएगा कि मैंने आपसे कहा है कि इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल है, और वो कांस्टेंट क्या है? 1 × 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर। यही बताया ना कि वाटर के केस में प्रोटॉन्स और OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशंस हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा, एंड दिस कांस्टेंट इज 1 × 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर। अब ये वैल्यू कांस्टेंट है, इट मींस कि ये चेंज नहीं होगी, लेकिन ये दो वेरिएबल्स हैं, इनमें चेंज आ सकता है। प्योर वाटर के केस में दोनों की कंसंट्रेशंस इक्वल है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है। लेकिन अगर आप वाटर के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन के रिस्पांस में देखो तो प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कम हो सकती है, इसी तरह OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि बिकॉज इनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है, तो जितनी कंसंट्रेशन प्रोटॉन की कम होगी उतनी कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की बढ़ेगी, ताकि इनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के इक्वल है।
बात समझ आई है? नॉर्मली अगर आपके पास है कंसंट्रेशन 1 into 10 raised to power minus 7 मोलर एंड 1 into 10 raised to power minus 7। अब किसी वजह से अगर आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती हैं और ये वैल्यू आ जाती है 1 into 10 raised to power minus 5 मोलर, तो इतनी कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज होगी 1 into 10 raised to power minus 9, ताकि जब आप इनका प्रोडक्ट लो तो प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल आए 1 into 10 raised to power minus 14 मोलर स्क्वायर, यानी कांस्टेंट आपका हमेशा इसी के इक्वल आएगा। प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, बट दीज आयंस आर वेरिएबल, इनकी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। वो इस तरह से चेंज होंगी कि एक आयन की कंसंट्रेशन अगर कम होती है तो इक्वल मैग्नीट्यूड में सेकंड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, एक्सीड होगी, ताकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो उसी कांस्टेंट पे इक्वल रहे। ठीक है, ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। इसी को बेस बनाते हुए अभी मैं पीएच स्केल की बात करूंगी जो कि 14 से कभी एक्सीड नहीं करता। ठीक है, अब यहां से हम एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो पॉइंट क्या है कि अगर हमें कहीं पे कैलकुलेशंस करनी है, सपोज बफर बनाना है, इन कंसंट्रेशंस को देखना है, इस सॉल्यूशन के अंदर इतनी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है, इतनी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है, दूसरे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, फिर आपने दोबारा ऐड किया, उसकी कंसंट्रेशन मजीद चेंज हुई, तो हमें बार बार इनका प्रोडक्ट लेना पड़ता है, इनको सम करना पड़ता है, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इतना ऐड किया, ऐड करने से इतना हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट लिया। इट मींस कि कैलकुलेशंस में जब हम आते हैं तो ये जो नेगेटिव पार है यहाँ पे, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है समटाइम्स। इसी की वजह से पूरा न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन जो है वो गलत हो गई। सो इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, इन सब आयंस या इन सब कंसंट्रेशंस को सिंपल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, इनकी नेगेटिव पार्ट्स को खत्म किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है, इनका नेगेटिव लॉग लेके। जैसे सपोज इन एनी सॉल्यूशन वी हैव प्रोटॉन कंसंट्रेशन 1 into 10 raised to power minus 11 मोलर। सो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव लॉग लेंगे प्रोटॉन कंसंट्रेशन का, यानी दोनों साइड पे नेगेटिव लॉग, और यहाँ पे 1 into 10 raised to power minus 11 मोल। अब जब आप इसका नेगेटिव लॉग लेते हो तो नेगेटिव लॉग लेने से आपके पास इसकी जगह हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन के साथ जो नेगेटिव लॉग आता है उसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज pH, which means कि this is negative log of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और जब आप इसको सॉल्व करते हो कैलकुलेटर पे, इसका नेगेटिव लॉग लेते हो, तो ये आपके पास आता है 11। सो बजाय इसके कि 1 into 10 raised to power minus 11 को कैलकुलेशंस में यूज किया जाए, हम किसे यूज करते हैं 11 को, ताकि एरर के चांसेस क्या हो, कम से कम हो। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव लॉग लेते हो OH आयन कंसंट्रेशन का, तो इट विल बी POH। नेगेटिव लॉग अगर लोगे आयनिक प्रोडक्ट का तो ये होगा PKW। और इसी तरह से अगर नेगेटिव लॉग लोगे K इक्विलिब्रियम का, तो इट विल बी PK इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी जब भी हम कंसंट्रेशंस का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो उसके साथ ये स्मॉल p का एक्सप्रेशन आ जाता है, और डिपेंड करता है वो किसकी कंसंट्रेशन। प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लोगे तो pH, और इस नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लोगे तो POH। कांस्टेंट्स का नेगेटिव लॉग लोगे तो उनकी जो वैल्यूज हैं उनको भी आप नेगेटिव लॉग के बाद PKW, PK इक्विलिब्रियम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? सिंपल मैं ये कह रही हूँ कि आपने इन ये जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव लॉग लेते हैं। जैसे प्रोटॉन कंसंट्रेशन है तो एक तरफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन लिखी, दूसरी तरफ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी, और दोनों का नेगेटिव लॉग लिया।
यहाँ पे जो कंसंट्रेशन के साथ नेगेटिव लॉग है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद स्मॉल p, जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि नाउ प्रोटॉन कंसंट्रेशंस एज इट इज एक्सप्रेस नहीं की जाएंगी बल्कि उनका नेगेटिव लॉग यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, सो नेगेटिव लॉग लेके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आपका जो है वो होगा pH। इसी तरह से POH जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो अगर प्योर वाटर की अब हम बात करें, प्योर वाटर के केस में आवाज नहीं है, प्योर वाटर के केस में आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस कितनी थी? अभी हमने डिस्कस किया ना कि इन केस ऑफ प्योर वाटर we have proton concentration of 1 into 10 raised to power minus 7 mole. So अगर हम इसका नेगेटिव लॉग लें, it will be minus log of proton concentration which is equal to minus log of 1 into 10 raised to power minus 7. तो ये आपके पास आएगा pH is equal to 7. So pure water की pH कितनी होती है? 7. यानी उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है? 7. उनका नेगेटिव लॉग कितना होगा? 7. इसी तरह से अगर हम POH की बात करते हैं तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन प्योर वाटर के केस में कितनी है? अगेन 7. तो जब आप इसका नेगेटिव लॉग लोगे OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन का तो इट विल अगेन बी 7. POH is equal to 7. So simply बजाय इसके कि हम हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशंस को इस तरह से एक्सप्रेस करें, हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं कि इन केस ऑफ प्योर वाटर pH is equal to POH, which means कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस क्या है? इक्वल है। So it means कि जो हम नॉर्मली pH की बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, वहां पे हम किस चीज को रेफर कर रहे होते हैं? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से। किसी भी सॉल्यूशन की pH एक्चुअली उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस बता रही होती है। और यहाँ से एक और पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है कि जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था कि प्योर वाटर के केस में Kw is equal to product of concentration of protons and product of concentration of OH negative ion, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 1 into 10 raised to power minus 14 molar share। तो यहाँ पे जब आप pH और POH की बात करते हो तो इस केस में आप प्रोडक्ट नहीं लोगे। जब आप नेगेटिव लॉग ले लेते हो तो नेगेटिव लॉग लेने के बाद अब आप इनको सम करोगे। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो प्योर वाटर है उसमें कंप्लीट अगर आपने उसका आयनिक प्रोडक्ट बताना है विच इज PKW, तो इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ pH प्लस सम ऑफ POH, और ये आपके पास मैक्सिमम कितना होता है? 14, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमेशा कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। इट मींस कि pH ऑफ सॉल्यूशन एंड POH ऑफ सॉल्यूशन वेरी कर सकती हैं, लेकिन हमेशा इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए? 14 के इक्वल आना चाहिए। जैसे हम लोग ने यहाँ पे डिसाइड किया था, यहाँ पे देखा था कि कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड कंसंट्रेशंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस चेंज हो सकती हैं बट इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज द रीजन कि हमेशा किसी भी सॉल्यूशन में जब हम कैलकुलेट करते हैं pH और POH तो हमेशा वो एक कांस्टेंट के इक्वल आते हैं, यानी 14 से वो स्केल एक्सीड नहीं करता। ठीक है, तो इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए अब अगर हम स्लाइड्स की तरफ मूव करें तो आप देख सकते हैं इसको स्लाइड से थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये एक स्केल है। इस स्केल के अंदर आपको pH और POH दोनों दिखाए गए। pH और POH दोनों यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये POH की वैल्यूज नजर आ रही है आपको?
तुम्हारे चित्र में बाकी। अच्छा, मैं वैसे यहाँ से बता देती हूँ कि यहाँ इसको ड्रॉ करके बता देती हूँ यहाँ पे, कि आप लोगों के लिए ज्यादा आसान है कि यस पीएच और पीओएच ऑपोजिट है, कि अगर हमारे पास प्योर वाटर है, इसी पॉइंट को जो मैंने अभी यहाँ पे क्लियर किया ना, उसको बस हमने देखना है कि यस किसी भी सोल्यूशन के केस में ये एप्लीकेबल है। सो सबसे पहले आपके पास सपोज अगर प्रोटॉन कंसंट्रेशंस हैं, कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी सैंपल के अंदर, सपोज आपके पास कंसंट्रेशन है 10 रेज़ टू पावर 0, इसका नेगेटिव लॉग लें जरा, अगर कैलकुलेटर है आपके पास। जब नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीएच में, और पीएच इसकी कितनी आएगी, 0। इट मींस कि इसमें आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो 10 है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो आपके पास OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन के ऊपर फिर ज्यादा बर्डन होगा, बिकॉज इस केस में आपके पास अगर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है जो कि 10 है, 10 आपके पास एक जो है वो बिग फिगर है, इसके कंपैरिजन में आपके पास जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो उतना ही ड्रॉप होती जाएंगी, और वो कितनी वैल्यू शो करेंगी, 10 रेज़ टू पावर -14। और जब आप इसका नेगेटिव लॉग लोगे विच इज POH, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास कितना आएगा, 14। सो जो कांस्टेंट है pKw, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 14। सेकेंड केस में अगर आपके पास अब यहाँ पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी, सॉरी प्रोटॉन कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इस केस में आपके पास ये मैक्सिमम प्रोटॉन कंसंट्रेशन है विच इज 10। ठीक है, इस केस में आपके पास जो है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशंस हैं। अब नेक्स्ट अगर आप देखते हो कंसंट्रेशंस मजीद इसको ड्रॉप करते हैं 10 रेज़ टू पावर -1, इससे क्या आंसर आएगा आपके पास, 1। पीएच आपके पास कितनी आएगी, 1। इट मींस कि इस आयनिक प्रोडक्ट में 13 यूनिट्स अब किसने पूरे करने हैं, OH ने। सो ये आपके पास उतना ही चेंज होगी, यानी 14 से कहां पे आ जाएगी, 13 पे, और प्रोडक्ट कितना रहेगा, 14, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे आपके पास 10 रेज़ टू पावर -2, यानी ये ड्रॉप होती जा रही है ना, मैक्सिमम 1, उसके बाद उससे नीचे जा रही है, तो अब आपके पास यहाँ पे पीएच इंक्रीज करती जाएगी। सो हमने दो चीजें आइडेंटिफाई की हैं, एक तो ये कि जितनी ज्यादा प्रोटॉन कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज होती जाती है, ये हाईएस्ट प्रोटॉन कंसंट्रेशन, ठीक है, जितनी ज्यादा प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, पीएच का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी। सो वी कैन से कि there is an inverse relationship between pH and concentrations of protons, यानी किसी सॉल्यूशन में अगर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसकी पीएच कम होगी, और अगर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, सॉरी डिक्रीज होती जाएगी, तो पीएच क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, बिकॉज ये आपके पास नेगेटिव लॉग है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर आपको दो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, एक की पीएच 3 है और दूसरे की पीएच 1 है, तो किस सॉल्यूशन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, 1 वाले में, जिसकी पीएच कम है, बिकॉज इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जितनी प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है उतनी पीएच की वैल्यू कम आएगी। सो हाईएस्ट पीएच आपके पास कितनी है, 0, ठीक है, और मैक्सिमम ये कहां तक जा सकती है, 7 तक, ठीक है, प्योर वाटर के केस में। उसके बाद आपके पास जो है वो आगे जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है, तो हम कहते हैं कि अब आपका जो सोल्यूशन है वो ज्यादा अल्कलाइन हो रहा है। 7 के ऊपर आपके पास जो है वो पीएच और पीएच एंड पीओएच दोनों इक्वल होते हैं, तो इफेक्ट जो है वो स्टेबल होता है। पहले सोल्यूशन 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 पीएच आपकी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, इट मींस कि प्रोटॉन कंसंट्रेशंस आपके पास जो है वो यहाँ पे
कॉरिस्पॉन्डिंगली उन पे भी चेंज आ रहा है। और जब आपकी पीएच 7 से एक्सीड करेगी इट मींस कि आप सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब आपके पास सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन हो रहा है। ठीक है, सो इनमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आपने याद रखना। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो हमें ये पता चला कि आपके पास जो है वो किसी भी सॉल्यूशन के केस में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन एडजस्ट होती हैं। किस तरह से एडजस्ट होती हैं? ताकि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए। सो जितना चेंज प्रोटॉन कंसंट्रेशन में आएगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो उतना ही OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन एक्सीड होगी, जितना OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी उतनी प्रोटॉन्स कंसंट्रेशन क्या होगी? एक्सीड होगी, ताकि सॉल्यूशन क्या रहे? स्टेबल रहे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करते हैं, उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। मुझे लगता है ये एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एक प्योर वाटर के केस में प्रोटॉन्स और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन में क्रॉस टॉक है, यानी जितनी ये कम होती है उतनी ये क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, और वैल्यू आपके पास क्या आती है? कांस्टेंट। सो प्योर वाटर के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर इस प्योर वाटर के केस में आप कोई एसिड ऐड कर देते, एसिड की वजह से प्रोटॉन कंसंट्रेशन चेंज होगी ना, प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम ऐड करते हैं एसिड, तो एसिड का मतलब है कि हमने बहुत सारे प्रोटॉन्स इसमें ऐड किए, तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? एक्सीड कर जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्यूशन की पीएच मजीद ड्रॉप हो सकती है। पहले सपोज इसकी पीएच 3 थी, अब पीएच 1 हो जाएगी। ठीक है, सो अगर ये इंक्रीज होगी तो अब OH नेगेटिव आयन तो बाहर से ऐड नहीं हो रहे, तो इस केस में ये कांस्टेंट मेंटेन नहीं रह सकता, बिकॉज इनकी फिक्स्ड कंसंट्रेशन है। यानी एक चीज माइंड में रखनी है कि प्योर वाटर के केस में जब कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंट आपने ऐड नहीं किया, तो उस केस में इनकी कंसंट्रेशंस एडजस्ट हो सकती हैं, जितनी ये ड्रॉप होती है ये बढ़ सकती है। लेकिन जब आपने बाहर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटॉन्स ऐड किए हैं, तो सिस्टम में तो फिक्स्ड अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस थे, मैक्सिमम जितने एक्सीड हो सकते थे या डिक्रीज हो सकते थे वो हुए, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो जब आप बाहर से प्रोटॉन्स ऐड करते हो, एसिड ऐड करते हो या बेस ऐड करते हो, तो उस केस में सॉल्यूशन की पीएच भी चेंज हो सकती है और आयनिक प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि अलाउड नहीं है। बिकॉज अगर पीएच चेंज हो गई तो बहुत से केमिकल रिएक्शंस रुक जाएंगे जो कि पीएच सेंसिटिव है। ये कहते हैं ना हम कि ब्लड की पीएच 7.2 से 7.4 की रेंज में रहती है, उससे ऊपर नीचे हुई तो केमिकल रिएक्शंस जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं वो रुक जाएंगे। सो हमारी बॉडी के अंदर तो कॉन्स्टेंटली रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म के रिस्पांस में प्रोटॉन्स बनते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं, बट स्टिल उसकी पीएच चेंज नहीं होती, उसकी पीएच कांस्टेंट रहती है। सो इट मींस कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बॉडी के अंदर है जिसकी वजह से प्रोटॉन्स और OH नेगेटिव आयंस के इफेक्ट, पीएच को चेंज करने वाले इफेक्ट को क्या किया जा सकता है? बैलेंस किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मैंने एक बीकर के अंदर प्योर वाटर लिया है, तो मेरे कंट्रोल में है ना कि मैं उसमें एसिड ऐड करूं या बेस ऐड करूं, तो तब उसकी पीएच चेंज होगी। लेकिन बॉडी के जो रिएक्शंस हैं वहां पे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वहां पे तो केमिकल रिएक्शंस के रिस्पांस में अगर प्रोटॉन्स निकलते हैं तो वो ब्लड में रिलीज होंगे। सो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू पीएच के चेंज को क्या किया जा सके? रेजिस्ट किया जा सके, ताकि अगर प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं या OH नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से सॉल्यूशन की पीएच पे कोई फर्क ना पड़े। सो ये किस तरह से होता है? बफर्स की वजह से। सो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर वी हैव बायोलॉजिकल बफर्स जो कि क्या करते हैं? दे रेजिस्ट चेंज इन पीएच। तो मुझे पक्का पता है इससे ज्यादा बफर्स के बारे में किसी को नहीं पता होगा
ये सॉल्यूशन की पीएच सिर्फ चेंज करते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन अब हम यहाँ पे जब इसको पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे, तो उसके बाद बफर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों ने क्लियर करके जाना कि आखिर बफर्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये पीएच को रेजिस्ट नहीं करते। क्योंकि नॉर्मली जब भी हमसे पूछा जाता है तो हम इससे आगे रुक जाते हैं कि बफर कोई ऐसा सॉल्यूशन है, कोई ऐसी कंपोजिशन है जो कि पीएच के चेंज को रेजिस्ट करती है, क्यों करती है, उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने माइंड में रखें। अच्छा, अब बफर्स पे आने से पहले मुझे कुछ चीजें आप लोगों के सामने क्लियर करनी है। हाँ, 5 मिनट की ब्रेक, इसके बाद बढ़ते हैं। जी पीएच में जितने कम वैल्यू हो लाइक 1 हो उतना ज़्यादा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। सॉरी, पीएच की वैल्यू जितने कम हो लाइक 1 हो उतना ज़्यादा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। हाँ, जितनी वैल्यू कम है उतना एसिडिक है। नॉर्मली जो लुईस का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि कोई भी स्पीशीज जो कि प्रोटॉन को मीडियम में रिलीज कर सकती है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड। यानी एसिड आपके पास कोई भी ऐसी स्पीशीज है जिसमें प्रोटॉन अवेलेबल है HA, और जब आप इसे एक्वस मीडियम में लेके जाते हो तो ये वहां पे जाके क्या करती है, प्रोटॉन को रिलीज कर देती है। सो दिस इज एन एसिड। और दूसरी तरफ आपके पास कोई ऐसी स्पीशीज है जो कि मीडियम में से प्रोटॉन को पिक कर सकती है। एसिड कोई भी ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकती है, प्रोटॉन डोनर्स वो एसिड हैं। और बेस कोई भी ऐसी स्पीशीज है जो कि प्रोटॉन को पिक कर सकती है, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आपके पास क्या होंगे, बेसिस होंगे। प्रोटॉन डोनर एसिड्स और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स बेसिस। अब हमारे पास इनकी स्ट्रेंथ वेरी करती है। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जैसे HCl। जब आप इनको किसी एक्वस मीडियम में ऐड करते हो तो ये फौरी तौर पे इनमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं फटाफट से रिलीज कर देते हैं। इट मींस कि इनकी प्रोटॉन को लूज करने की एबिलिटी बहुत हाई है, और मीडियम में जाते ही प्रोटॉन्स को फौरी तौर पे क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, यानी उस प्रोटॉन को वापस पिक नहीं करेंगे। एक दफा दे दिया तो बस दे दिया, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। तो इनका जो एसिड डिसोसिएशन या प्रोटॉन को रिलीज करने वाला रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है। इट मींस कि ये हमेशा प्रोटॉन्स को डोनेट करने पे फोकस करते हैं, बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो आपके पास ये प्रोटॉन और क्लोराइड आयन में डिस्पर्स हो गया। अब इस स्ट्रॉन्ग एसिड में मैक्सिमम कितना प्रोटॉन था, एक प्रोटॉन था ना। इसको हम कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड, यानी ऐसा एसिड जिसके पास एक प्रोटॉन है और वो उसे रिलीज कर सकता है। वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, लेकिन इस केस में ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये हमेशा अपना प्रोटॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। दूसरी एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड की आ सकती है H2SO4। इसमें आपके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं। सो इट इज अ डाइप्रोटिक एसिड। इट मींस कि इसमें मैक्सिमम कितने प्रोटॉन्स हैं जो ये रिलीज कर सकता है, 2। एंड बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो मीडियम के अंदर ये उन दोनों को रिलीज कर देगा अगेन। ठीक है, पहले आपके पास HSO4 नेगेटिव और ये HSO4 नेगेटिव फर्दर जो है प्रोटॉन प्लस सल्फेट में डिस्पर्स हो सकता है। ठीक है, थर्ड आपके पास आ जाता है HNO3, जो कि अगेन एक मोनोप्रोटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ये भी क्या कर सकता है, फौरी तौर पे अपने प्रोटॉन रिलीज कर सकता है। इसके अलावा आपके पास H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है। तो ये क्या होगा, ट्राइप्रोटिक एसिड। ठीक है, सो एसिड्स को हम पहले तो क्लासिफाई कर रहे हैं कि उनमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसकी बेस पे। मोनोप्रोटिक एसिड में 1 प्रोटॉन है, डाइप्रोटिक एसिड में कितने प्रोटॉन्स हैं, 2, ट्राइप्रोटिक एसिड में कितने प्रोटॉन्स हैं, 3। अब ये मोनो, डाई एंड ट्राइप्रोटिक एसिड डिसाइड करेंगे कि क्या इन्हें सारे प्रोटॉन रिलीज करने हैं या नहीं। अगर तो कोई एसिड मीडियम में ऐड होते फौरी तौर पे अपने प्रोटॉन्स को रिलीज कर देता है, तो इट मींस कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है।
वो फौरी तौर पे अपने प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, इसलिए वो कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की क्लास से बिलोंग करेगा। और इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे HCl की, बाकियों को मैं यहाँ से भी हटा रही हूँ। और ये रिएक्शन आपका हमेशा एक्वस मीडियम में होगा। लुईस के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये रिएक्शन कहाँ पे होगा, एक्वस मीडियम में होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो CH3 COOH एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के केस में आपके पास अगेन ये मोनोप्रोटिक एसिड, इसमें जो आपका प्रोटॉन है ना, ये तो मिथाइल ग्रुप है, प्रोटॉन आपके पास सिर्फ इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, ठीक है। सो ये आपका जो एसिटिक एसिड मोनोप्रोटिक एसिड है, इसकी स्ट्रेंथ इसके मुकाबले में बहुत कम है। इट मींस कि जब मीडियम में जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस या तो अपना प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, और प्रोटॉन रिलीज करने के बाद CH3COO नेगेटिव, बिकॉज यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो सकता है। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ये डिसोसिएट नहीं होगा, बल्कि अपनी इसी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो इट मींस कि वीक एसिड्स जो है इनका रिएक्शन रिवर्सिबल है। कुछ कंडीशंस में प्रोटॉन रिलीज करके इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और कुछ कंडीशंस में अपनी इस फॉर्म को मेंटेन भी रखते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा एक्वस मीडियम में जाने के बाद डिस्पर्स होके इस फॉर्म में जाएंगे, उनकी ये फॉर्म एग्जिस्ट वहां पे नहीं करेगी, बिकॉज ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। नाउ व्हाट इज द फैक्टर जो कि डिसाइड करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में तो कोई मसला नहीं, लेकिन वीक एसिड के केस में मैंने कहा है कि एक कंडीशन है, एक फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि प्रोटॉन रिलीज होना है या नहीं, ठीक है। वो फैक्टर क्या है आपके पास? दिस फैक्टर इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जिसको हम कहते हैं Ka, which is acid dissociation constant. Just like equilibrium constant, acid dissociation constant be concentration of products or concentration of reactants of an acid dissociation reaction. इस रिएक्शन को मैं एसिड डिसोसिएशन रिएक्शन क्यों कह रही हूँ? बिकॉज एसिड अपने आयंस में क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। सो इस एसिड डिसोसिएशन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाता है? इसे के इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे, एसिड डिसोसिएशन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाता है? Ka। और Ka बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ना, लेकिन एसिड डिसोसिएशन रिएक्शन का तो इसलिए Q की जगह हमने इसको किससे रिप्लेस कर दिया? A से। सो अगेन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वही होगा जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अगर इस रिएक्शन पे अप्लाई करें कि Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स over concentrations of reactants। ठीक है जी। जो वीक एसिड में आपने एसिडिक एसिड एग्जांपल दिए, जैसे कि वाटर के जो सोल्यूबल होते हैं, तो उस टाइम जो हाइड्रोजन है मतलब ये प्रोटॉन को भी देगा, तो क्या तब भी स्ट्रांग एसिड ही बन सकेगा? ये रिएक्शन कह रहे हैं वीक एसिड की। एक मिनट, इस पर मैं अभी आती हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड करके रखें। बच्चों पहले मुझे ये बताएं, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के कॉन्सेप्ट की समझ आई है? स्ट्रॉन्ग एसिड अपना प्रोटॉन फौरी तौर पे रिलीज करता है, फौरी तौर पे डिसोसिएट हो जाता है। वीक एसिड के पीछे एक फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन से स्टार्ट लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा बिकॉज ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। सो सपोज मैं एक वीक एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन को डिस्कस करने लगी हूँ, एंड दिस वीक एसिड इज HA। जैसे अभी एसिटिक एसिड मैंने बताया ना, तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, गुफरान आवाज नहीं है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें आपके पास वीक एसिड इज HA। अब ये वीक एसिड डिसोसिएट हो भी सकता है और बना सकता है प्रोटॉन प्लस A नेगेटिव,
और अपनी इस फॉर्म को मेंटेन भी रख सकता है। ऐसे ही है ना, जब एक वीक एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, प्रोटॉन को रिलीज करता है, तो ये स्पीशी जो बनती है, स्पीशी को कहा जाता है कॉन्जुगेट बेस। ये सिर्फ वीक एसिड के केस में है। इसे बेस क्यों कहा जा रहा है, कॉन्जुगेट इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज ये इस एसिड से डिराइव हुई है, और बेस इसलिए कहा जा रहा है कि जब कभी दोबारा इसे मौका मिलेगा तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके HA में कन्वर्ट हो सकती है। सो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे कर सकती है ना। सो दिस इज अ बेस, बट बिकॉज ये बेस इस वीक एसिड से डिराइव हुई है, सो दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस। सो हमेशा जब भी कोई वीक एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट होता है तो उसके साथ एक कॉन्जुगेट बेस जरूर बनती है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस वापस मीडियम से प्रोटॉन को पिक करके एसिड की अनडिसोसिएटेड फॉर्म को रीजनरेट कर सकती है। ठीक है, सो ये आपके पास एसिड की प्रोटोनेटेड फॉर्म है, प्रोटोनेटेड फॉर्म जिसमें प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, या फिर इसको अनडिसोसिएटेड फॉर्म भी कहा जा सकता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में इनमें से कोई ना कोई वर्ड मैं यूज करती रहूंगी। ठीक है, प्रोटोनेटेड फॉर्म है क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म है क्योंकि ये ब्रेक नहीं हुई, और जो दूसरी फॉर्म है आपके पास, दिस इज डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, ये ज्यादा इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसे कॉन्जुगेट बेस भी कहा जाता है, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म भी कहा जाता है, और डिसोसिएटेड फॉर्म भी कहा जाता है, यानी एसिड डिसोसिएट हो चुका है अपने आयंस। ये रिएक्शन क्लियर है सबको? ठीक है, जो मैंने लेबल किए हैं चीजें वो सबको पता चल गई। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा है कि एसिड डिसोसिएट होगा या नहीं, ये एसिड डिसोसिएशन रिएक्शन होगा या नहीं, इसको कंट्रोल करने के पीछे एक फैक्टर है, और उस फैक्टर को क्या कहा जाता है, Ka, which means equilibrium constant of acid dissociation reaction. And this Ka, just like equilibrium constant, is an expression of concentration of reactants, products, and concentrations of reactants. So किसी भी जनरल वीक एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन को, उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किस तरह से किया जा सकता है, उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस को देखते हुए। यानी अगर आपके पास वीक एसिड बहुत ज्यादा है तो ये डिसोसिएट हो सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके इसको रीजनरेट भी कर सकता है। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिसाइड करेंगी कि इस सॉल्यूशन के अंदर वीक एसिड में डिसोसिएट होना है या नहीं। अगर पहले से बहुत सा वीक एसिड उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और वो आयोनाइज हो चुका है तो आने वाला वीक एसिड डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कम है तो इसके डिसोसिएशन के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सो वो स्ट्रेंथ कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिसाइड करेंगी कि वाया इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एसिड डिसोसिएट होगा या नहीं होगा। जी हाँ जी, नहीं, उसके अंदर जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया ना कि HCl का रिएक्शन, देखिए यहाँ पे प्रोटॉन अलग हो गया, उसके बाद ये प्रोटॉन कभी भी रीएसोसिएट होके HCl नहीं बना सकता। इट मींस कि क्लोराइड वापस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके इसे रीजनरेट नहीं कर सकती, सो दिस इज नॉट बेस। ये उसी केस में पॉसिबल है जब आपका यहाँ पे बनने वाला आयन वापस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे और इसे रीजनरेट करे। सो कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक एसिड्स बनाते हैं। अब जैसे इससे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हम लोग इनकी नेगेटिव लॉग्स ले सकते हैं, तो इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka का नेगेटिव लॉग लेते हो, सपोज इसकी वैल्यू आपके पास 4 × 10⁻⁷ है, 7 मोलर है, तो आप अगर इसका नेगेटिव लॉग लोगे Ka का, इट विल बी pKa, यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का नेगेटिव लॉग।
ठीक है। सो अभी जो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखे थे उसमें आपके पास Kw था, K इक्विलिब्रियम था, और अब मैंने Ka भी लिख दिया। सो अगर इनके नेगेटिव लॉग्स लोगे तो Pkw, Pk इक्विलिब्रियम एंड Pka, ये आयनिक प्रोडक्ट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। हर एसिड का, हर वीक एसिड का एक कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम या Ka होता है जो कि डिसाइड करता है कि ये वहां पे जाके आयोनाइज होगा या नहीं। ठीक है। सो किसी भी एसिड की डिसोसिएशन होगी या नहीं वो उसकी कौन सी वैल्यू बताएगी, Pka वैल्यू बताएगी।